हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री का। पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एडजॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है बेटा। तो ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम सिंपली एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमने एक बकेट लिया, बकेट में हमने क्या किया, हमने इसमें इंक डाल दी, इंक या वाटर। ठीक है बेटा। और हमने दो चीजें लाई, एक तो फोम और दूसरा जो है वो है चाक। ठीक। पहले हमने फोम को लिया और जो इंक है इसमें डिप किया कुछ टाइम के लिए, सपोज 10 सेकंड्स के लिए हमने फोम को डिप किया इस इंक में। ठीक। जब हमने फोम को बाहर निकाला, सपोज अगर ये एक फोम है, ठीक है बेटा, जब हम फोम को बाहर निकाला, हमने फोम को इंक में से या वाटर में से, तो हमने क्या देखा कि जो कंसंट्रेशन थी इंक या वाटर की वो यूनिफॉर्म थी हर एक जगह पे। मतलब अगर हमने ऐसे इसको काटा, अगर कहीं से भी हमने दो टुकड़े इसके किए या दो से ज्यादा टुकड़े हमने इसके किए, तो हमने क्या देखा कि हर एक जगह से इंक इसमें है ना। कोई ऐसी मतलब जगह नहीं है इसमें कि जहां पे इंक ना हो। हर एक जगह पे इंक है इसकी, चाहे अंदर हो या बाहर हो। ठीक। यह है पहला हमने क्या किया। दूसरी बारी में हमने क्या किया, हमने चाक को लिया, सेम प्रोसीजर किया, चाक को हमने इंक में डुबोया 10 सेकेंड्स के लिए। फिर जब हमने चाक को बाहर निकाला, सपोज ये एक चाक है, इस चाक को हमने बाहर निकाला। ठीक। तो इस चाक को क्या किया, हमने हमने देखा कि इसके जो ऊपरी सतह है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक लगी हुई है, या अगर हम वाटर बोले तो ये गीला है। जब हम इसको तोड़ते हैं या बीच में से काटते हैं इसको, तो हम क्या देखते हैं कि जो इसका ये वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है, ये अभी भी वाइट है ना। तो दोनों में क्या हुआ, ठीक है बेटा, दोनों में क्या हुआ, दोनों हमने डिप के कर दिए इंक में। लेकिन जो पहला वाला था, जो फोम था, हर एक जगह पे इंक थी, मतलब बल्क में इंक थी। लेकिन जो दूसरा वाला था चाक, इसके खाली जो इसका एक्सटीरियर पोर्शन था, खाली उस पे इंक लगी हुई है ना। तो जो पहला वाला है फोम, हम इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और जो ये वाला है चाक, इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, है ना। मतलब बी और डी, इतना ही फर्क है ना दोनों में। ये है एब्जॉर्प्शन ए बी, ये एब्जॉर्प्शन ए डी। ठीक। ठीक है बेटा। तो ये जो चाक है, सपोज ये ऐसे है ना, तो इसके एक्सटीरियर में क्या लगा हुआ है, ये इंक लगी हुई है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम दो पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। हमने क्या देखा कि जो कंसंट्रेशन है ना बेटा, कि जो कंसंट्रेशन ऑफ इंक है एट पॉइंट ए, ये कम है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ इंक एट पॉइंट बी। मतलब बी वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे इंक की कंसंट्रेशन ज्यादा है बनिस्बती ए वाले पॉइंट पे। हम इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, और जो फोम वाला है उसको हम बोलते हैं बेटा एब्सॉर्प्शन। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एब्सॉर्प्शन भी क्या है और एड्सॉर्प्शन भी क्या है। हमें इस चैप्टर में मेजर फोकस जो होगा वो एड्सॉर्प्शन पे होगा। ठीक है बेटा। अब क्या है, हमने यहाँ पे दो चीजें अभी बनाई थी, है ना। आपको दिखाता हूँ फिर से मैं। हमने यहाँ पे दो चीजें दिखाई थी कि यहाँ पे क्या था, ये चाक था, और चाक के एक्सटीरियर पे क्या था, यहाँ पे ये इंक थी। ठीक बेटा। अब इसके नाम है ना, कि जो ये इंक है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेट, है ना। इंक को मतलब वो चीज जो चाक पे ऊपर चिपका हो, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेट, ए डी एस ओ आर बी ए टी, है ना। जो एक्यूमुलेट होता है सरफेस पे हम उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट,
और जिसपे एक्युमुलेट होते हैं उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, ADSORBENT, एब्जॉर्बेंट। ठीक, एब्जॉर्बेंट का मतलब कोई चीज जिस पे एब्जॉर्बेट लगे। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या है, चाक जो है वो एब्जॉर्बेट है और इस पे जो इंक एक्यूमुलेट हो रही है, इंक क्या है, ये इंक जो है वो एब्जॉर्बेट है और इंक किस पे गिरी है, मतलब लगी है, इंक एक्यूमुलेट हो गई है चाक पे और चाक क्या है अब एब्जॉर्बेंट है और इंक क्या है एब्जॉर्बेट है ना। इसको बोलो इंक, इंक है एब्जॉर्बेट और जो चाक है वो है एब्जॉर्बेंट। ठीक है बेटा। और आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये सरफेस पे हो रहा है ना। ये जो प्रोसेस हो रही है ये खाली हो रही है सरफेस पे। किस पे बेटा, सरफेस पे। इसको बोलते हैं सरफेस फिनोमिनन। ठीक, वो फिनोमिना जो सरफेस पे हो रहा है उसको बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, वो दिखाता हूं मैं। देखो यहाँ पे एब्जॉर्बेट भी लिखा है ना। द सबस्टेंस विच गेट accumulated एट द सरफेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, इंक, है ना। तो जो एब्जॉर्बेंट है यहाँ पे ये क्या है, द सबस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एब्जॉर्बिशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, मतलब चाक, है ना। हम यही एग्जांपल लेते हैं। और ये क्या है, ये एक सरफेस फिनोमिना है, मतलब ये किस पे हो रहा है, सरफेस पे। अब और एक यहाँ पे दो टर्म्स हैं, डिसॉर्प्शन और सॉर्प्शन। ये यहाँ पे क्या है, और दो टर्म्स हैं। ठीक बेटा, इसका क्या मतलब है। ठीक, तो हमने क्या देखा, सपोज जो चाक था, ये ना चाक, चाक पे लास्ट में क्या आया था, इंक, है ना। अगर हम इंक को बाहर निकाले, है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन मतलब द रिमूवल ऑफ, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्सॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। मतलब क्या है, अगर हम ये एग्जांपल ले इंक और चाक का, अगर हम चाक के ऊपर से इंक को हटाएं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। ठीक बेटा। अब है सॉर्प्शन। अब क्या बेटा, सॉर्प्शन। आपने ये मतलब आमतौर पे ये सुना होगा कि हर एक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है ना। ये हर एक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या है, 100% एब्जॉर्बिशन नहीं हो रहा और 100% एब्जॉर्बिशन नहीं हो रहा है। ठीक, दोनों मतलब अगर सपोज एब्जॉर्बिशन हो रहा है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बिशन भी हो रहा है। अगर एब्जॉर्बिशन हो रहा है तो इसमें कुछ अमाउंट एब्जॉर्बिशन भी हो रहा है। ठीक है ना। तो जब दोनों मतलब एब्जॉर्बिशन भी और एब्जॉर्बिशन भी जब दोनों मतलब एक साथ हो रहे हों, है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्प्शन। ठीक है बेटा। तो क्या सॉर्प्शन मतलब जब एब्जॉर्बिशन भी और एब्जॉर्बिशन भी दोनों एक ही टाइम पे हो, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो एब्जॉर्बिशन है या एब्जॉर्बिशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, जो ये एब्जॉर्बिशन हो रहा है मतलब फोम, है ना, हम क्या लेंगे, फोम का केस लेंगे क्योंकि फिर आसान होता है समझना जब हम एग्जांपल लेते हैं कि जो एब्जॉर्बिशन हो रहा है किसी चीज पे, उसमें एक यूनिफॉर्मली हो रहा है। क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली। मतलब अगर ये फोम है तो फोम के हर एक हिस्से पे, है ना, जो इंक है वो हर एक हिस्से पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब बल्क पे। ठीक, उसको बोलते हैं एब्जॉर्बिशन, AB। ठीक, अगर हम क्या हो, कंसंट्रेशन की डिफरेंस हो सरफेस पे या इंटीरियर, हम बोलेंगे ना, सरफेस और इंटीरियर। अगर सरफेस पे कंसंट्रेशन हाई हो, कंसंट्रेशन हाई हो और इंटीरियर पे कंसंट्रेशन लो हो, ठीक है ना, और ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, ये है एब्जॉर्बिशन, AD। ठीक, अगर यूनिफॉर्मली हो उसको क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्बिशन। ठीक है बेटा। अब है कि जो ये एब्जॉर्बिशन हो रहा है इसका मैकेनिज्म क्या है।
ठीक, हम फिर से एग्जाम्पल लेंगे चाक का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मैग्नीफाई करेंगे पहले चाक को, है ना। सपोज ये ऐसे आया, अब इसके अपने मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये चाक के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये जो ये वाला मॉलिक्यूल है ना, इस पे क्या हो रहा है, ये वाला भी फोर्स लगा रहा है, ये वाला भी लगा रहा है, ये वाला भी लगा रहा है, हर एक लगा रहे हैं, है ना। तो जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या हो रहा है इसका, है ना। इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जो उसका समेशन ऑफ फोर्स निकल रहा है वो निकल रहा है 0। ठीक, जो इसका रिजल्ट निकल रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं, इसके इर्द गिर्द जितने भी मॉलिक्यूल हैं, है ना, तो वो इनमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रही है। सपोज हम बोल देंगे कि वैन डर वाल अट्रैक्शन हो रही है इनमें। तो इसको फिर से मैग्नीफाई करेंगे, यहाँ पे सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो देखो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, कोई सा मतलब ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ, है ना। ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, किससे, वैंडरवाल फोर्स से, मतलब वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो क्या होगा कि जो इस पे फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्स, जब उसका हम समेशन निकालते हैं वो 0 आएगा, ये नहीं हिलेगा ना इससे। तो ये वही ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इसका जो फोर्स है वो 0 निकल रहा है। ठीक, लेकिन जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स है ना, हम क्या बोलेंगे, जो ब्रिम के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो एजिस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसके जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इनको खींच रहे हैं, अट्रैक्शन हो रही है। ठीक, तो ना तो साइड में इनके मॉलिक्यूल्स हैं, ना तो ऊपर इसके कोई मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो यहाँ का मॉलिक्यूल होगा उसको डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, है ना, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स है अनबैलेंस्ड। ठीक है बेटा, जो यहाँ पे फोर्स है वो है अनबैलेंस्ड, जो लेकिन जो यहाँ पे फोर्स था वो था बैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्स जब था, तो इसीलिए हमने क्या कहा कि जो समेशन ऑफ एक्स वो था इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे सिंपली बोलना कि यहाँ पे बैलेंस्ड है, क्योंकि हर तरफ मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल इक्वली इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना बेटा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ के हैं, है ना, जो एजिस के मॉलिक्यूल्स हैं, इस पे ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है ना, खाली नीचे मॉलिक्यूल है। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इनको डाउनवर्ड मतलब पुल करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या होगा, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी। अनबैलेंस का मतलब ऊपर फोर्स नहीं है, खाली नीचे है। अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये नीचे की तरफ आएंगे कि बेटा। और जो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है जिसकी वजह से इनको डाउनवर्ड पुल मिल रहा है, उस अनबैलेंस्ड फोर्स को बोलते हैं रेसिडुअल फोर्सेस, है ना। तो रेसिडुअल फोर्स क्या है, रेसिडुअल फोर्सेस वो फोर्सेस है, ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस है जिसकी वजह से जो एजिस के मॉलिक्यूल्स हैं वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं, मतलब पुल उनको लग रहा है। ठीक, अब क्या होगा, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, जो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई ना कोई मॉलिक्यूल चाहिए। जब ऊपर वाले यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आते हैं, सपोज हमने क्या किया, हमने चाक को क्या किया, चाक को रखा हमने चाक को रखा इंक में। तो यहाँ पे जब आ गए इंक के मॉलिक्यूल्स, है ना, तो जो यहाँ के मॉलिक्यूल थे, जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स थे, उन्हें क्या किया, उन्होंने इन वालों को अट्रैक्ट कर लिया, उन्होंने इन वालों को अट्रैक्ट किया, ताकि जो उनका ये अनबैलेंस्ड फोर्स है ये बैलेंस्ड हो जाए, और जो ये डाउनवर्ड है इसका जो लग रहा है इफेक्ट लग रहा है वो खत्म हो जाए। ठीक, इसी तरह हम बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्बिशन है कि जो एच वाले मॉलिक्यूल्स है उन पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, क्योंकि जो नीचे वाले फोर्स है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है, वो एच वाले मॉलिक्यूल्स पे वंडर वाले फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अनबैलेंस्ड। उस अनबैलेंस फोर्स को बोलते हैं रेसिडुअल फोर्स, है ना। तो जो ये रेसिडुअल फोर्स है इसको ओवरकम करने के लिए जब ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स आते हैं, मतलब जो
इंक वाले, सपोज इंक वाले मॉलिक्यूल ऊपर जब आए तो जो एच वाले मॉलिक्यूल से इन्होंने अट्रैक्ट किया कि उसको जो एक्सटीरियर पे आए थे मॉलिक्यूल्स, है ना, उसकी वजह से जो अनबैलेंस्ड फोर्स था वो हो गया चेंज बैलेंस्ड में। ठीक बेटा, इसी को हम बोलते हैं क्या, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, ये था इसका मैकेनिज्म था ये। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो मैं इसको पहले मिटाता हूँ, फिर अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वो ले सकता है स्क्रीनशॉट इस पे, है ना। तो अभी ले स्क्रीनशॉट इसका, इसको लेना होगा, मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक बेटा, अब इसमें जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, यहाँ पे ये है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब जो हीट का इस पे इफेक्ट हो रहा है या इन्वॉल्वमेंट है हीट का एब्जॉर्प्शन पे, वो कैसे है। ठीक, सपोज हमने क्या किया, फिर से हमने फिर से यहाँ पे दो मतलब मॉलिक्यूल्स आए हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं, हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये एब्जॉर्बेंट है और इस पे इसके ऊपर क्या है बेटा, एब्जॉर्बेट है। ठीक, जब एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे अभी हमने देखा चाक के केस में, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल मतलब जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्बेट जो ऊपर वाले इनके मॉलिक्यूल्स हैं इनको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक बेटा, तो उसी वजह से जो रेसिडुअल फोर्स है ना, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स डिक्रीज हो रहा है ना। अरे जो मतलब जो ये एड्सॉर्ब एड्सॉर्बेट जो इस पे गिरेगा, एड्सॉर्बेट जब इस पे गिरता है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसको कम करता है, बैलेंस्ड बनाता है, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स को ये डिक्रीज करता है। तो या इस पे क्या हो रहा है, जब डिक्रीज करता है तो जो सरफेस एनर्जी है ना, जो सरफेस पे एनर्जी होती है वो भी क्या हो रही है, वो भी डिक्रीज हो रही है। तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज कब होती है, जब सरफेस एनर्जी से, ठीक है ना, तो जब सरफेस एनर्जी डिक्रीज कब होती है, जब सरफेस एनर्जी रिलीज होती है, मतलब जब सरफेस पे जो हीट है वो रिलीज होती है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो सरफेस एनर्जी है वो उसका जो हीट है वो रिलीज हो रही है ना। समझ आ रहा है आपको, तो इससे क्या हो रहा है, जो उसकी एनर्जी है वो कम हो रही है। ठीक है बेटा, उससे क्या हो रही है, उसकी एनर्जी कम हो रही है। तो ये हीट रिलीज हुई, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक, तो जो ये एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है या हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, ये क्या है, जब हम यहाँ पे बनाता हूं, जब एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आते हैं तो रेसिडुअल फोर्स डिक्रीज होता है, रेसिडुअल फोर्स जब डिक्रीज होता है तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी कम होती है, जब सरफेस एनर्जी कम होती है मतलब सरफेस पर जो हीट है वो रिलीज होता है। यही जो सरफेस एनर्जी पे हीट रिलीज हो रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना। तो इसी को बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन या हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे लिखा है कि in adsorption there is always a decrease in surface residual forces due to which there is decrease in surface energy which appears as heat। ठीक है ना, जो एनर्जी निकल रही है सरफेस पे वो कैसे निकल रही है, इन द शेप ऑफ हीट, है ना। तो किसी भी रिएक्शन में जब हीट बाहर निकल रही है तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो एड्सॉर्प्शन है ये है क्या बेटा, ये है एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो जो डेल्टा एच होगा एंथैल्पी होगी, डेल्टा एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी। डेल्टा एच हम मतलब एंथैल्पी को डिनोट करते हैं डेल्टा एच से, वो नेगेटिव होगा क्योंकि हीट बाहर निकल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच कितना होगा बेटा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है, अब एंट्रोपी की बात आ रही है ना। तो पहले मैं इसको मिटाता हूँ फिर हम एंट्रोपी की बात करते हैं। ठीक, अब एंट्रोपी है, एंट्रोपी का मतलब क्या है, एंट्रोपी का मतलब कोई सा मॉलिक्यूल कितना तेज चल रहा है। हम बोलेंगे ना वो तो रैंडमनेस, हम बोलेंगे कि वो या डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कोई सा मॉलिक्यूल कितना तेज चल रहा है। ठीक है बेटा, तो जब देखो यहाँ पे मैं फिर से ये सब बना रहा हूँ, जब एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना।
अगर कमजोर ही लग रहा है, वैन डर वाल लग रहा है, लेकिन लग रहा है ना, तो क्या होगा, ये यहाँ पे बंद हुआ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पे क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन लग गई, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो गए इंटीरियर मॉलिक्यूल के साथ, तो जिस मोशन के साथ, जिस मोमेंटम के साथ ये चल रहे थे वो डिक्रीज हुआ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एंट्रोपी डिक्रीज हुई। देयर विल आल्सो बी डिक्रीज इन एंट्रोपी एज मॉलिक्यूल्स आर एब्सॉर्ब्ड एट सरफेस, है ना। तो जो डेल्टा एस होगा, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी होगी वो लेस देन 0 होगी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास एक इक्वेशन है, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, है ना। डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमें पता है टी, टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, डेल्टा एच एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी, एंड डेल्टा एस क्या है बेटा, एंट्रोपी है। ठीक है ना। अगर कोई सी प्रोसेस, कोई सा रिएक्शन हम बोलते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये खुद ब खुद हो रहा है, तो उस वक्त क्या, जो डेल्टा जी है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक बेटा, डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए। तो जो एड्सॉर्प्शन है, यहाँ पे क्या है, देखो डेल्टा एच ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे और हीट क्या है, हीट रिलीज होती जाएगी। जब हीट रिलीज होती जाएगी तो हीट क्या होगी, एनर्जी कम हो रही है। अब ऐसा देखो कि एनर्जी जो है वो कम हो रही है, जब एनर्जी कम हो रही है तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच और कम होगा और कम होगा और कम होगा, डेल्टा एच बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस, है ना, एंड डेल्टा जी बिकम्स 0 व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा क्या होगा, ये बहुत कम होगा, है ना, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ये यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ठीक, जब ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे और नेगेटिव है, टी क्या है, यहाँ पे टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, है ना, हम डेल्टा एस की बात कर रहे हैं। डेल्टा एस क्या हो रहा है, डेल्टा एस लेस देन 0, दैट मीन डेल्टा एस नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या है बेटा, डेल्टा एच नेगेटिव है, और दूसरी टर्म क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक, जब डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो एक एक ऐसा वैल्यू आएगा जब दोनों के वैल्यूज इक्वल होंगे, तो वहां पे क्या होगा, डेल्टा जी बनेगा 0, डेल्टा जी बनेगा 0, है ना। सपोज अगर 2 आया, 2 आया, माने 2 प्लस 2 तो कट जाएगा, 0 आया। जब ये 0 आया, हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम है उस वक्त। उस वक्त क्या हुआ, इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है इसमें, कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है। मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसी रेट से यहाँ के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है बेटा, आया आपको ये समझ। अब हम क्या करते हैं, अब जो यहाँ पे टेम्परेचर है इसकी बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या था, डेल्टा एच नेगेटिव और ये वाला टर्म क्या थी, पॉजिटिव। ठीक, सपोर्टिनस के लिए ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0, लेस देन 0, तो ये वाला क्या था, ये वाला स्मॉल वैल्यू था एज कंपेयर टू डेल्टा एच। डेल्टा एच के हिसाब से जो टी डेल्टा एच है ये स्मॉल होना चाहिए, ताकि डेल्टा एच डोमिनेट हो, तो जो इसका ये वैल्यू है नेगेटिव ये भी ज्यादा हो, मतलब खाली लास्ट फाइनल में वैल्यू डेल्टा एच नेगेटिव आए। जब ये नेगेटिव आएगा तो डेल्टा जी जो होगा वो भी नेगेटिव आएगा, तो हम बोलेंगे ये सबऑर्डिनेट है। अब हम क्या करेंगे, अब जो टेम्परेचर है इसको बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे उससे क्या होगा, जो टी डेल्टा एस है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। एक ऐसा वक्त आएगा जब हम टी डेल्टा एस को और मतलब टी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो टी डेल्टा एस क्या है, ये बनेगा बहुत ज्यादा पॉजिटिव। जब ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनेगा तो डेल्टा एस क्या, डेल्टा एच पे अब ये डोमिनेट करेगा, है ना। तो सपोज डेल्टा एच अगर -2 है तो ये बन जाएगा +5, तो वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे +3। ये क्या बना, ये बना डेल्टा जी, क्या बना, डेल्टा जी बना ग्रेटर देन 0। तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो इसको हम रिलेट करेंगे अब एड्सॉर्प्शन के साथ। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, यहाँ पे जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा,
है ना। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद ये हो रहा था, यहाँ पे एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट पे चिपक रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब जब ये हम बात कर रहे कि जब ये स्पॉन्टेनियस था, अब जब यहाँ पे टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो ये क्या बना, ये बना नॉन स्पॉन्टेनियस। जब नॉन स्पॉन्टेनियस बन गया तो ये खुद ब खुद ऐसा नहीं करेगा, तो इससे हम बोलते हैं कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो जो एड्सॉर्बिशन हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा। अब है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्बिशन। एड्सॉर्बिशन की कितने टाइप्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द फोर्स। अगर हम फोर्सेस की बात करें, मतलब एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल और एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सा फोर्स लग रहा है ना। अगर उसकी हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि जो एड्सॉर्बिशन है इसके दो टाइप्स हैं। ठीक बेटा, एक तो फिजिकल एड्सॉर्बिशन है, एक तो केमिकल एड्सॉर्बिशन है। फिजिकल एड्सॉर्बिशन को हम क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे ऑफ नहीं, यहाँ पे और है। फिजिकल एड्सॉर्बिशन को और एक नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिजिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा, या हम बोलेंगे फिजिसॉर्प्शन, है ना, फिजिसॉर्प्शन। और जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, केमिसॉर्प्शन, है ना। इसको नाम याद रखो, क्या, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। ठीक। अगर adsorption occurs due to formation of weak van der Waals forces between adsorbent and absorbent। ठीक। अगर सपोज यहाँ पे क्या हम ले रहे हैं, यहाँ पे फिर से हम ले रहे हैं, ये चाक है, सपोज एग्जांपल है, और ऊपर ये क्या है, इनके मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक बेटा, अगर ये दोनों यहाँ पे इनका अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन क्यों है, हमने अभी मैकेनिज्म पढ़ा। अगर जो इनके बीच का अट्रैक्शन हो रहा है, अगर वो अट्रैक्शन वीक वैंडरवाल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वहां पे जो एड्सॉर्प्शन है ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है या ये फिजिसॉर्प्शन है। ठीक। अगर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल एंड एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि जो एड्सॉर्प्शन यहाँ पे हुआ वो केमिकल एड्सॉर्प्शन है या वो केमिसॉर्प्शन है। ठीक है बेटा। अगर वीक वंडरवाल फोर्सेस तो वहां पे क्या है, फिजिकल है। अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वहां पे क्या है, वहां पे केमिकल है। ठीक है बेटा। अब जो फिजिसॉर्प्शन है या केमिसॉर्प्शन है, इनके बीच का हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर वंडरवाल फोर्स के तो वंडरवाल फोर्स लग रही है बिटवीन एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल एंड एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फिजिसॉर्प्शन है ना। तो होगा ये वाला पॉइंट। ठीक। अगर केमिकल बॉन्ड हो रहा है तो केमिसॉर्प्शन। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि जो फिजिसॉर्प्शन है ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक मतलब क्या है कि जो यहाँ पे मैं बनाता हूं, ये यहाँ पे क्या है, ये एब्जॉर्बेंट है और यहाँ पे एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सपोज यहाँ के भी मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक। देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन इसके बीच में लग रही है, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, है ना, इसके बीच, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक नहीं है, किसी दो के दरमियान नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक को बहुत सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक बहुत सबको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जो केमिसॉर्प्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ दो के बीच में हो रहा है ना, तीसरे के बीच में यही नहीं होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन खाली दो के बीच यहाँ पे हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज हाईली स्पेसिफिक। ठीक है बेटा। तो देखो, जब अब ये फिजिसॉर्प्शन, तीसरा पॉइंट इसका, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स लग रहा है, मतलब इसका टूटना बहुत ही आसान है। अगर टूटना बहुत ही आसान है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इनके बीच जो मॉलिक्यूल अट्रैक्शन है तो उनको तोड़ना भी आसान होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल नेचर है। ठीक है बेटा। लेकिन जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें बहुत सारी एनर्जी लग रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इरिवर्सिबल इन नेचर है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी लो है किसमें, फिजिसॉर्प्शन में, और केमिसॉर्प्शन में क्या एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जिससे कोई रिएक्शन स्टार्ट हो, तो हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। वैन डर वाल क्या है, ये वीक फोर्स है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है।
और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है जो है वो बहुत हाई है। ठीक, अभी हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डेल्टा जी है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, नॉन सपोर्टेनियस हो रहा है। तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कि जब डेल्टा है ना, ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे नॉन सपोर्टेनियस होगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पे क्या कहा मैंने कि जो लो टेम्परेचर है उसी पे ये फेवरेबल है, मतलब बेहतरीन रिजल्ट कब देगा, ये बेस्ट रिजल्ट कब देगा, जब लो टेम्परेचर पे होगा। ठीक है बेटा, तो जो अब ये किमिसॉर्प्शन है तो ये हाई टेम्परेचर पे होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे कि इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो किमिसॉर्प्शन है ना, तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो फिजिसॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अब सरफेस एरिया है, अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो फिजिसॉर्प्शन इंक्रीज होगा। अरे जब एरिया बढ़ेगा तो बहुत मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे ना, मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक, दोनों तरफ एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स और एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स, दोनों तरफा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो फिजिसॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा, किमिसॉर्प्शन क्या होगा, अगर किमिसॉर्प्शन भी सेम है, ठीक, इसमें क्या है, इट आल्सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड्स है, बॉन्ड ज्यादा बनेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या, हाई प्रेशर इज फेवरेबल। ठीक, दोनों जगह पे हाई प्रेशर इज फेवरेबल। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट याद कर लेना। हाँ, अब ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो ये मैंने फिगर बनाई है, रफ फिगर बनाई है, इसकी तरफ देखो। देखो, जो सपोज जो रो 1 वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये रो 2 वाले मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्ट करेंगे, है ना। जो 2 वाले हैं, मतलब जो 2 वाले हैं उनको क्या होगा, उनको डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है ना, अरे जो 1 को पहले लग रहा था फोर्स वो किसको लगेगा, 2 को। 2 के ऊपर अगर 3 आया तो 3 वाले मॉलिक्यूल्स को क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा ड्यू टू जो सेकंड रो वाले मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह 4 रो को क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा ड्यू टू थर्ड वाले मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे मल्टी लेयर बना रहे हैं। ठीक बेटा, ये क्या बना रहे हैं, एक मल्टी लेयर बना रहे हैं किनका, एब्जॉर्बेंट सरफेस पे। अरे एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं एब्जॉर्बेंट सरफेस पे मल्टी लेयर। लेकिन हमने अभी देखा कि जो ये केमिसॉर्प्शन है ये बिटवीन बॉन्ड्स होता है, और ये हाईली क्या हो रहा है, ये हाईली स्पेसिफिक है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक यूनिक मॉलिक्यूल बना रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल जब बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर ये दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है बेटा, ये कोई डिफरेंस थी, इनको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक, अब है यहाँ पे एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक, जो ये आइसोथर्म है ये है क्या, आइसोथर्म का मतलब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसको हम बोलेंगे आइसोथर्म, है ना। कब, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। यहाँ पे क्या है, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है। यहाँ पे आप देखो ये फिगर है, ठीक, एम क्या है और एक्स क्या है यहाँ पे, है ना। एम जो है वो मास ऑफ एडसॉर्बेंट है, और एक्स क्या है, ये मास ऑफ गैस है ना। कौन सा गैस, जो एडसॉर्बड है ना, एडसॉर्बड, मतलब ये किसका है, ये एडसॉर्बेंट पे जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो जो एम है वो क्या है, एडसॉर्बेंट है। जो एक्स है वो क्या बेटा, वो इसके एडसॉर्बेट है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि अमाउंट या एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन हम उसको बोलते हैं एक्स अपॉन एम, है ना। मास ऑफ एडसॉर्बेट अपॉन मास ऑफ एडसॉर्बेंट, हम उसको बोलते हैं बेटा क्या, अमाउंट या एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। ठीक बेटा, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन एक्स अपॉन एम, मतलब अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन एंड पी। ठीक बेटा, लेकिन अगर हम ये क्या करेंगे, टेम्परेचर को रखेंगे कांस्टेंट। ठीक, अगर अब अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे।
तो हम उसको क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है मैंने कि द वेरिएशन, है ना, कि द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय द एब्जॉर्बेंट विथ प्रेशर, प्रेशर को हम वेरी कर रहे हैं लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हम उसको कैसे मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, कर्व की वजह से, है ना, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। मतलब सपोज यहाँ पे ग्राफ बनाया हमने, ठीक है ना, x अपॉन m और p के दरमियान, तो यहाँ पे सपोज ग्राफ बन जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और एक आइसोथर्म है। ठीक है बेटा। जो यहाँ पे सेकंड वाला आइसोथर्म है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म, इसका क्या मतलब है, ये भी यही बोल रहा है, ये खाली इसका रिलेशन दे रहा है। फ्रेंडलिच गेव ए रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय अ गिवन मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, मतलब जो x अपॉन m है, ठीक है बेटा, जो x अपॉन m है, जो यहाँ पे क्या है, x अपॉन m और प्रेशर के बीच में ये क्या रिलेशन दे रहा है। ठीक, लेकिन कब, टेम्परेचर कांस्टेंट पे। ठीक है ना, तब जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को हम बोलेंगे फ्रेंडलिच आइसोथर्म। ठीक, जो रिलेशन क्या है वो है x अपॉन m, है ना, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन m इक्वल्स टू k p, p के ऊपर है 1 अपॉन n का पावर। तो यहाँ पे x क्या है, x अब यह है मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन m मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, है ना। अरे कितना मास हो रहा है इस पे, एब्जॉर्ब्ड हो रहा है इस पे, है ना, x अपॉन m, जो यहाँ पे मैंने लिखा है अमाउंट या एक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। p क्या है, प्रेशर, ये बेटा p यहाँ पे प्रेशर है, और n क्या है, यहाँ पे n कांस्टेंट है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है यहाँ। ठीक बेटा। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो हम जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन n इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आते हैं इसके आइसोथर्म पे, फ्रेंडलिच, अब आ रहे हैं फ्रेंडली आइसोथर्म पे हम, ठीक है ना, फ्रेंडली आइसोथर्म पे अब आते हैं। ये क्या है, ये हमने बोला कि आइसोथर्म का मतलब ग्राफ बनाना, है ना। अब ये क्या है, दिस कर्व इंडिकेट्स दैट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपने पहले देखा कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या, इसमें अब ग्राफ प्लॉट हो रहा है, क्या हो रहा है प्लॉट, इसमें ग्राफ प्लॉट हो रहा है। सपोज यहाँ पे 3 हमने कर्व दिए हैं ना, सपोज ये 0 डिग्री पे है, ये वाला जो है वो -27 डिग्री पे है, और ये वाला जो है ये -75 डिग्री पे है। ठीक, ठीक है बेटा। तो क्या है, जितना हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितना हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, अरे जितना हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है ना, देखो बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर को बढ़ाया हमने तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, है ना, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे डिक्रीज हुई। टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, डिक्रीज करो से, है ना। तो यहाँ तो जब हमने प्रेशर को बढ़ाया, अब क्या किया हमने, अब हमने प्रेशर को बढ़ाया। अरे देखो टेम्परेचर -75, ठीक, -75 से ज्यादा कौन सा टेम्परेचर होगा, -27, ठीक, अब उससे इंक्रीज टेम्परेचर ज्यादा कौन सा होगा, 0। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे वेरिएशन है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एब्जॉर्प्शन में, है ना। लेकिन जब हम अब क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, है ना, ये प्रेशर का कर्व है ना, प्रेशर बढ़ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर से क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, है ना। अब हम क्या देखेंगे, अब इक्वेशन पे आ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये खाली फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए ग्राफ है, केमिकल के लिए वैलिड नहीं है ये। ठीक, तो इक्वेशन पे आ रहे हैं कि x अपॉन m, है ना, x अपॉन m इक्वल्स टू के पी, पी के ऊपर क्या है, पावर 1 अपॉन n। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों की तरफ हम लॉग लगाएंगे,
तो ये क्या बनेगा, log x अपॉन m इक्वल्स टू log ऑफ k प्लस 1 अपॉन n log ऑफ p, है ना। तो आपने 11th में पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब, है ना। तो ये क्या देखो, हम इसको बोल देंगे y, ये c, ये mx, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ये क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक। यहाँ पे लिखा मैंने कि ऑन टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन करो, ये करेक्ट है एट इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए प्रेशर ना ज्यादा हो ना बहुत कम हो, जो बीच का मिडल वाला पोर्शन है इंटरमीडिएट प्रेशर, उसके लिए क्या है ये, उसके लिए करेक्ट है ये। तो अगर हम प्रेशर को लो करेंगे, अगर प्रेशर कभी ज्यादा भी होगा, कभी लो भी होगा, कभी मीडियम भी होगा, है ना। मीडियम के लिए स्ट्रेट लाइन करो है। अगर आप क्या हुआ, प्रेशर प्रेशर अगर आप डिक्रीज हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक। यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है ना। तो जो ये वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट, है ना। इंटरसेप्ट का मतलब c, तो वो कितना यहाँ पे, वो यहाँ पे log ऑफ k है, यहाँ पे कितना बेटा, log ऑफ k है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या निकला, सपोज ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये a है और यहाँ पे ये b है ना। तो जो उसका स्लोप है वो कितना है, अरे स्लोप का मतलब m, m क्या होता है यहाँ पे स्लोप, वो कितना है, वो यहाँ पे 1/n है कि बेटा। तो उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये है फ्रेंडलिश आइसोथर्म, है ना। यहाँ पे लिखा मैंने फ्रेंडली आइसोथर्म को बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम और पढ़ने ग्राफ पढ़ने हैं, यहाँ पे मैंने बनाया होगा, है ना। तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले स्क्रीनशॉट पहले, तो अब इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है बेटा। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इन्हीं मतलब वेरिएशन है ना, इन्हीं तीन के हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएशंस पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रॉम 1 to 2, ठीक बेटा। हमने क्या किया, 1 to 2 ले लिया, सपोज ये 1 है और ये 2 है, मतलब ये पॉइंट्स है यहाँ पे, खाली यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक। ये कौन सा रीजन आ रहा है, ये रीजन आ रहा है लो प्रेशर रेंज का। अरे प्रेशर फिर इंक्रीज हो रहा है ना, अभी मैंने दिखाया आपको कि इसको बोलते हैं प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज क्या हो रहा है, जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो जो 1 2 है, ये कौन सा रीजन है, प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पे प्रेशर लो है। अरे एज कंपेयर टू पॉइंट 3 and 4 या बिटवीन पोर्शन 2 3 and 3 4 और बियॉन्ड 4, तो 1 2 पोर्शन है, इसमें जो प्रेशर है वो लो है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे कि जो लो प्रेशर हो रहा है इसका, ठीक। तो उस वक्त क्या है, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, जो अभी मैंने कहा, ये प्रेशर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो 1 अपॉन n है वो इक्वल्स टू 1 है और n इक्वल्स टू 1 है, ठीक। अभी बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3 ये कौन सा है, ये इंटरमीडिएट है, यहाँ बोलते हैं मिड प्रेशर रेंज, है ना। प्रेशर उतना ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, इसी के लिए हमने फ्रेडरिच आइसोथर्म पढ़ा था, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, अरे ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे। अभी हमने पढ़ा था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये किसके लिए यहाँ पे वैलिड है या करेक्ट है, ये है इंटरमीडिएट के लिए, ठीक। उस वक्त क्या है, जो x अपॉन m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p 1/n की, ठीक है बेटा, 1/n। और जो n है वो वेरी करेगा लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 का। ये कब की बात है, जब ये इंटरमीडिएट प्रेशर होगा। अब जब 4 है इसके बियॉन्ड, तो यहां पे क्या, जो कर्व है वो तो बन जाएगी स्ट्रेट अब, है ना। कर्व क्या बन जाएगी स्ट्रेट। तो जो x अपॉन m है, अब कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, अब वेरिएशन कुछ नहीं आएगी, है ना। अब एब्जॉर्प्शन के वेरिएशन कुछ नहीं आएगी, अरे लिमिट है ना। अब कितना भी इंक्रीज करो वेरिएशन कुछ नहीं आएगी इसमें, है ना। तो इस वक्त क्या है कि हम बोलेंगे x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मगर ऊपर हम लेंगे 0। इसका क्या मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर है। हम बोलेंगे कि n कितना बेटा, यहाँ पे n यहाँ पे इनफाइनाइट है बेटा, ठीक, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही।
तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, 2-3 शायद 3 और 4 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? और जितना भी मैंने पढ़ा है ये आप रिवाइज कीजिएगा। ठीक बेटा, बहुत ही आसान है। इसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं नीट में और जेईई में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल आते हैं।